नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। मुद्दा में आज हम बात करेंगे काबुल की। जी हां, काबुल के हालात पर। आखिर काबुल में हो क्या रहा है और आगे होगा क्या, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अब दुनिया भर की निगाहें अफगानिस्तान पर टिक गई हैं। अफगानिस्तान के वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। रूस, चीन, तुर्की, पाकिस्तान जैसे कुछ देश खुलकर तालिबान के पक्ष में खड़े हैं, जबकि अमेरिका इस पूरे मामले पर बुरी तरीके से घिरता हुआ नजर आ रहा है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को अधर में छोड़ दिया, बीच रास्ते में छोड़ दिया। तालिबान का कब्जे के बाद सवाल ये है कि कौन देश को लीड करेगा, तालिबानी सरकार का नेता कौन होगा, और इसके लिए कतर की राजधानी दोहा में बाकायदा मंथन भी चल रहा है। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने ऐलान किया है कि सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक परिषद का गठन किया जा रहा है। करजई शांति वार्ता के प्रतिनिधि अध्यक्ष अब्दुल्ला और साथ ही हज़ब इस्लामी पार्टी के नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार मिलकर सत्ता के हस्तांतरण पर काम कर रहे हैं और माना यह भी जा रहा है कि मुल्ला बरादर नेतृत्व संभाल सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के आने से उसके संबंध भारत से खराब हो सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो परिस्थितियां यही बनी हुई हैं। तालिबान का जो अपना एक रवैया रहा है भारत के लिए, वो शुरू से ही ऐसा रहा है जो नागवार गुजर सकता है। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और साथ ही डॉक्टर अब्दुल्ला के आने से अच्छे रिश्ते बन रहे की उम्मीद भी सामने आ रही थी। लेकिन पाकिस्तान और तालिबान के बीच मजबूत रिश्तों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, और जो पाकिस्तान का सगा हो वो भारत का सगा कैसे हो सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तालिबान अभी भी यही कह रहा है कि वो भारत समेत सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की उम्मीद करता है, अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और भारत को इस बात की भी चिंता है कि अफगानिस्तान में जो निवेश किया है उसका क्या होगा, और इसके अलावा पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ की वजह से अफगानिस्तान और उन दोनों देशों के करीब जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए चिंता की बात होगी। काबुल के हालात जस के तस बने हुए हैं। तालिबान के डर से हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। हजारों विदेशी नागरिक काबुल से निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ देखने को मिली। इस बाबत लगातार तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। भारत ने अपने नागरिकों को बाहर निकालना शुरू कर दिया और आज भारतीय वायुसेना का विमान करीब 120 भारतीयों को लेकर आया है और अब तक कुल मिलाकर 150 भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाया जा चुका है। भारतीय अधिकारियों को निकालने का मिशन इतना आसान भी नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा अमेरिकी एनएसए जैक सुवेलिन के साथ की गई बातचीत ने इस रास्ते को आसान बना दिया। अफगानिस्तान के मौजूदा संकट के लिए दुनिया अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया कि उन्होंने जो भी फैसला लिया है वो अमेरिका और अमेरिकी सेनाओं के लिए लिया है, और बाइडेन ने कहा कि उन्हें अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं। बाइडेन ने तालिबान को यह चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिक पर हमला हुआ तो जवाब करारा दिया जाएगा। वहीं चीन, रूस, तुर्की और पाकिस्तान नई तालिबान सरकार को मान्यता देने की बात कह चुके हैं, और अमेरिका के विरोधी ईरान ने भी कहा है कि अमेरिका की हार से शांति की उम्मीद जगी हुई है। पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी चर्चा हुई और भारत की अध्यक्षता में यह चर्चा हुई है। लेकिन पाकिस्तान को एंट्री न मिलने पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन भी बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने इसे भारत की नफरत बताया, और सवाल यह है कि काबुल में क्या होगा, सत्ता कौन संभालेगा, अफगानिस्तान और भारत के संबंधों के बीच में क्या होगा, क्या अमेरिका अपनी रणनीति में कोई बदलाव करेगा। तालिबान के मुद्दे पर रूस, चीन, तुर्की और पाकिस्तान के एक साथ होने से क्या भारत को कूटनीतिक दिक्कतें नहीं पेश आएंगी, विश्लेषण करेंगे इस कार्यक्रम में। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है, उसके चलते अब सरकार यानी कि सत्ता सौंपने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से यहां पर तालिबान के नजदीकियां चीन और उसके साथ ही पाकिस्तान के साथ है, तो उस बाबत भारत की स्थिति क्या रहने वाली है, भारत की रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि निवेश अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा किया गया है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि जिस तरीके का निवेश है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हो, चाहे वो सुरक्षा के सेक्टर में हो, चाहे फिर वो दूसरे मसले रहे हो, तो उस बाबत अगर तालिबान का कब्जा है, वैसे तो हालांकि अगर देखा जाए तो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें पूरी तरीके से तालिबान का कब्जा हो भी गया है अफगानिस्तान पे, बस सत्ता का हस्तांतरण होना बाकी है। लेकिन अगर वहां पर पूरे संवैधानिक तख्ते से अगर देखा जाए तालिबान का कब्जा और उसके बाद भारत की स्थिति किस तरीके की होगी, खासतौर पर जो निवेश किया गया है और जो अभी तक अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध रहे, क्योंकि भारत की अपनी एक नीति रही है। और जब से 2014 में जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से उन्होंने सभी छोटे देशों को साथ लेकर चलने की बात कही, चाहे फिर वो भूटान हो, नेपाल हो या फिर श्रीलंका हो या दूसरे यहाँ पर तो देश रहे हों, उनके साथ लगातार मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश की गई है। कोशिश पाकिस्तान की तरफ से भी की गई थी, पाकिस्तान को भी साथ लेने की कोशिश भारत की तरफ से की गई थी, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई थी। और उस बाबत अब जिस तरीके से तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पर हुआ है, उसके चलते अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर भारत की रणनीति किस तरीके की रहने वाली है अफगानिस्तान के साथ।
और इसी बाबत आपको बता दें, बातचीत करने के लिए, पूरी परिस्थिति का विश्लेषण करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सुधीर देवरे जी हैं, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी एमईए, और उसके साथ ही मेजर जनरल एसबी अस्थाना जी हमारे साथ हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले सुधीर जी, एक बात बताइए, यहाँ पर तालिबान भले ही ये कह रहा हो कि देखिए जितने भी मुल्क हैं हमारे आसपास के पड़ोसी मुल्क जो है उनके साथ हम संबंध अच्छे रखेंगे, लेकिन ये मुमकिन कैसे है भारत के लिए, खासतौर पे तब जब पाकिस्तान, तुर्की और उसके साथ साथ चीन का सबसे बड़ा सपोर्ट तालिबान के साथ है, तो भारत के साथ संबंध कैसे अच्छे हो सकते हैं? भारत का जो अनुभव है तालिबान के साथ, हाँ। वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। और जो पाकिस्तान से आतंकवाद आया है, उसमें तालिबान का भी हाथ था। और हमने जो देखा है, कंदाहार का जब हवाई जहाज का अपहरण का मामला हुआ था, तो तालिबान ने हमारे साथ कैसे बर्ताव किया था। तो इसी वजह से तालिबान के साथ हम विश्वास नहीं कर सकते। और वहाँ ऐसे तो तालिबान आज अमेरिका के साथ बात कर रहे थे दोहा में, और बाकी दूसरे देश भी उनके साथ बात कर रहे हैं अभी। तो तालिबान के साथ अभी कौन सा हमारा पॉलिसी होगा, ये भी सोचने की बात है। अगर आज की तारीख में तालिबान का इतिहास देखते हुए तालिबान के बारे में विश्वास करना और हमारा जो पॉलिसी है उसी के माफिक बनाना, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। हम्म। और इसीलिए भारत बड़ी आपत्ति में है अभी। भारत को आगे के लिए कौन सा अपनी नीति कैसे बनाए, इसके बारे में। बिल्कुल, वो एक अहम सवाल बना हुआ है। अस्थाना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। अस्थाना जी, भी जिस तरीके से सुधीर जी कह रहे थे कि हमारा जो अगर अभी तक का जो अनुभव है तालिबान के साथ, वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। बाकायदा उन्होंने जिक्र भी किया है कि जिस तरीके से अभी तक संबंध निकलकर सामने आए हैं उस बाबत भी। लेकिन एक तो अफगानिस्तान में भारत का निवेश सबसे बड़ा मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बाकायदा यहाँ पे भारत का निवेश रहा है। तो और सुरक्षा के परिदृश्य से भी देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि अगर अफगानिस्तान में पूरी तरीके से तालिबान काबिज हो जाता है तो उस बाबत भारत के लिए मुश्किल हालात बनने वाले हैं, या फिर कुछ सहज होगी परिस्थितियां? देखिए, भारत के लिए, या ना सिर्फ भारत के लिए, बाकी पूरे वर्ल्ड के लिए ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि जब अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में आ गया है तो वहां पर टेररिस्ट जो हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं, और एक एनवायरनमेंट भी बन गया है जिसमें टेररिज्म पनप के आएगा, और उसका एक्सपोर्ट हर जगह होगा, जिसमें भारत भी शामिल है, जिसमें चीन भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, रूस भी शामिल है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी शामिल हैं, और वेस्ट भी शामिल है। तो ये कंसर्न हर एक के लिए है, अकेले हिंदुस्तान का कंसर्न नहीं। दूसरी बात में ये कि अगर पहले भी तालिबान पावर में था, कोई शक नहीं है, तालिबान से हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे, अच्छा नहीं रहा, मेरे राजनीतिक ने बिल्कुल सही बताया, और उसके बावजूद भी बढ़ावा देते रहे हैं टेररिज्म को, तो वो भारत की नीति पे कहीं नहीं आता है। लेकिन एक चीज के सामने आ रही है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे जो भी होती है उसके साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान में भी मुशर्रफ ने कारगिल कराया, और मुशर्रफ उसके बाद में उन्होंने क्यों किया और वो राष्ट्रपति बने, और उसके बाद उसके साथ भी भारत ने बातचीत करी। सवाल ये है कि इंटरनेशनल रिलेशन में क्या समीकरण आगे निकलेंगे, ये बात की बात। आज की डेट मेरे विचार से भारत की नीति होनी चाहिए कि सबसे पहले अपने नागरिकों को सुरक्षित लेकर आए भारत में, और थोड़ा सा वॉच किया जाए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं निकल के आ रही है, कि आपने अपने कमेंट्री में बताया कि चीन, रूस, पाकिस्तान, तुर्की, ये सब उनको समर्थन देने के लिए तैयार, शर्त समर्थन देने के लिए तैयार है, और वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो मुझे नहीं लगता कि समर्थन को तैयार होंगे। अब हमें ये देखना है कि कैसे ये तालिबान कैसे, अभी तक उन्होंने कोई काम नहीं किया जो किसी राजनयिक को या देश को काबुल में आने के, तो अभी तालिबान मेरे विचार से उसमें थोड़ा सुधार है, तो चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा समर्थन, तो इसके लिए हम क्या करें को भी काबुल में परेशान, ताकि लोग हमारे
तो अभी वो, लेकिन ये नया फेज है। बिल्कुल। जहां तक इनको लीडर का सवाल है और इन फाइटर्स का सवाल, विचार आपस में नहीं मिलते। हाँ। लीडर डिप्लोमेसी, फाइटर बोलते हैं नहीं होना चाहिए। अब फाइटर मिलते हैं क्योंकि जो उन्होंने थ्रू सत्ता फाइटर्स के थ्रू की है, ठीक है। तो इसलिए फाइटर्स का जो प्रभाव है वो रहेगा। इसलिए हमें अभी वेट और थोड़ा वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही ये हम फैसला कर पाएंगे कि हमें तालिबान के साथ किस तरीके से पेश आना चाहिए। ठीक है, यानी कि अभी थोड़ा सा और इंतजार करने की जरूरत है, उनकी रणनीति को समझने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे सुधीर जी, एक ये भी परिस्थिति बनी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की है, उस बाबत पाकिस्तान को बाहर रखा गया और ऐसे में बौखलाहट पाकिस्तान में भी है और चीन में भी है। तो ये क्या एक विपरीत परिस्थिति बन सकती है भारत के लिए, कूटनीतिक के तरीके से अगर देखा जाए, डिप्लोमेसी के तरीके से? नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अभी सुरक्षा परिषद की जो मीटिंग हो रही है, कल जो इमरजेंसी मीटिंग हमारे प्रतिनिधि ने जो बुलाई थी, क्योंकि भारत, जैसे आप जानते हैं, इस महीने में भारत उसका अध्यक्ष है और भारत ने इसके पहले भी एक मीटिंग की थी, वो कल भी मीटिंग हुई है। और इसी मीटिंग में कई प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया है कि जो तालिबान को जो सपोर्ट मिला है, तालिबान की जो विजय हुई है, उसमें हाथ पाकिस्तान का है। कई देशों ने तो बिल्कुल साफ साफ कह दिया है। और इसीलिए पाकिस्तान ये इसमें कल्पेबल है और पाकिस्तान आगे भी तालिबान की मदद करता रहेगा। तालिबान का जो वहाँ का जो सब कारोबार होगा उसमें पाकिस्तान का बड़ा हाथ रहेगा। ये तो बात साफ साफ सभी के सामने है। अब जब अमेरिकन सेना अफगानिस्तान में थी इतनी बड़ी पैमाने पे, उसी समय भी पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की। तालिबान के कई जनरल, कई लोग वहाँ आते थे, ट्रेनिंग करते थे, पाकिस्तानी जनरल जाकर उनको गाइड करते थे। तो ये सब जब अमेरिका की सेना वहाँ होते हुए भी हो सका, तो अब तो जब अमेरिकन सेना वहाँ से वापस गई है, तो पाकिस्तान को तो अभी रोकने वाला वहाँ कोई है नहीं। और पाकिस्तान का पहले से यही इरादा रहा है कि इसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ बोलते हैं। पाकिस्तान हमेशा चाहता था कि हमें एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए इंडिया के खिलाफ, और वो डेप्थ है अफगानिस्तान में। तो वो भी उनकी अभी उसमें वो सफल हो गए हैं। अब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खतरा हमें जो है वो पाकिस्तान और तालिबान, जब दोनों की जब कंसोलिडेट हो जाएगा अफगानिस्तान में, तो उस समय तालिबान की मदद पाकिस्तान ज़रूर लेंगे। और वो हमारे यहाँ उनका जो आतंकवाद का जो खतरा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है कश्मीर में और जगह, उसको बढ़ावा देंगे। हमारे लिए वही चिंता की बात है, और कैसे हम बिल्कुल सतर्क रह के उसका मुकाबला करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज रहेगा अभी। तो अभी तो हाल ही में हमें थोड़ा इंतज़ार करके देखना होगा कि तालिबान का क्या क्या उसमें रवैया क्या है। हमारी इमीडिएट कंसर्न यह है कि आज भी काफ़ी भारतीय नागरिक वहाँ मौजूद हैं, उनको वहाँ से भारत लाना ज़रूरी है। भारत के कई जो एसेट्स हैं, वो भारत के एसेट्स को नहीं कुछ हुआ, ऐसी खबरदारी अगर हम कर सके तो अच्छी बात है। और सबसे बड़ा मुद्दा यह रहेगा कि भारत में और दूसरे देशों में भी कई अफगान नागरिक अभी जाएंगे रेफ्यूजी बन के। जैसे हमने कल देखा काबुल एयरपोर्ट पे जो सीन्स देखे, उसमें हजारों अफगान अपनी जीवन की परवाह न करते हुए हवाई जहाज़ों पर लटक रहे थे, उसमें से कई नीचे गिर गए, मर गए। तो ऐसे हालात में अगर अफगान लोग तालिबान का बिल्कुल विश्वास नहीं करते और सोचते हैं कि अफगानिस्तान में रहने की बजाय बाहर भी कुछ भी करें, वहाँ जाए, मर भी जाए, मगर अफगानिस्तान में और नहीं रहे। इससे पता चलता है कि ऐसे अगर हालात वहाँ रहे, तो कई अफगान लोग और दूसरे देशों में जाएंगे। और भारत एक ऐसा देश है कि वहाँ अफगानिस्तान के लोग बराबर आते रहे हैं, पहले भी आते रहे हैं, अभी आते रहते, काफ़ी आते थे।
बहुत से स्टूडेंट है अफगान के बिल्कुल, हमारे ये देश भी में। समझने की कोशिश तो करेंगे हमारी कि जो ये जो रिफ्यूजी परिस्थिति की है सुधीर पॉलिसी साहब, है उसका वो क्या कैसी असर रहेगी पड़ेगा इसका भी भारत के सोचना ऊपर। पड़ेगा। एसबी अस्थाना जी अभी जिस तरीके से सुधीर जी कह रहे थे कि देखिए अब अफगान के लोगों का देखिए तालिबान पर भरोसा तो है नहीं है, और इस बाबत तस्वीरें भी लगातार सामने आई, सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है अभी तक। और ऐसे में अगर कई अफगानियों का रुख भारत की तरफ होता है, हालांकि शुरू से ही आते रहे लेकिन अब बड़ी संख्या में आएंगे, और ऊपर से अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा, ये जो परिस्थितियां हैं ये भारत के लिए कितना बड़ा संकट है अगर कश्मीर को भी बीच में रखा जाए तो। देखिए, अगर कश्मीर को तो है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो जो टेररिस्ट वहां पर एलईटी और जैसे मोहम्मद और बाकी भी जो ग्रुप हैं, जैसे आईएसकेपी है और AQIS है, अलकायदा का भी एक ब्रांच है, ये सारे के सारे भारत की तरफ टारगेट करने की, कश्मीर की तरफ टारगेट करने की कोशिश करते रहे। और ये ग्रुप जब थोड़ा फ्री हो जाएंगे तो ये लोग और ज्यादा कोशिश करेंगे घुसपैठ करने की, और इसके लिए हमारी सेना को सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इतना बड़ा चिंता का विषय भी नहीं है जितना कि बनाया जा रहा है। कारण ये है क्योंकि तालिबान 5 साल पावर में रहा था और उस समय भी हम लोगों ने इनका मुकाबला किया था, और उस समय आर्टिकल 370 हटा नहीं था। आज की डेट में हालात बहुत सुधरे हुए हैं और हम बहुत अच्छी हालत में हैं उसका मुकाबला करने के लिए। तो ये रही जहां तक टेररिस्ट की बात। जहां तक रिफ्यूजीज की बात, रिफ्यूजीज का सबसे ज्यादा बड़ा जत्था जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम आएगी पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले लोग पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में जाना चाहेंगे, क्योंकि भारत का बॉर्डर जो है वो डायरेक्टली कहीं नहीं लग रहा है। हालांकि लीगली हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, लेकिन आज की डेट में उसको हम होल्ड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए लीगली बॉर्डर कोई साथ नहीं लग रहा है। अब हवाई जहाज से तो उतने ही आएंगे ना जितने आप लाएंगे, तो वो उस चीज को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। तो वो मेरे विचार से एक कंट्रोलेबल प्रॉब्लम है जो कि की जा सकती है। दूसरी बात ये मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक सामरिक एनालिस्ट भी हूँ, तो उसमें क्या होता है कि हमें इमोशन से थोड़ा सा हटना पड़ेगा अभी, और हमें कुछ लेसन लर्न अपने सीखने पड़ेंगे। अभी हमने पिछले जब घानी जी की गवर्नमेंट थी वहां पे, उसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा भरोसा किया, जबकि वो एक अनस्टेबल गवर्नमेंट थी, उनकी अब्दुल्ला से नहीं बन रही थी, तालिबान मौजूद था, ये भी मालूम था कि अमेरिका हमेशा तो बैठा नहीं रहेगा, तालिबान खत्म नहीं हुआ था, और ये पता था कि एक अनस्टेबल कंट्री है। उसके बावजूद हमने 3 बिलियन का वहां पर इन्वेस्टमेंट किया। तो मेरे विचार से ये इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा था। अब हमें आगे के लिए सोचना ये पड़ेगा, जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आगे के लिए अभी हमें ये सोचना पड़ेगा कि तालिबान जब गवर्नमेंट में आएगा वो भी एक कमजोर गवर्नमेंट होगा। कारण क्या है, क्योंकि जब ये शरिया लॉ लगाएंगे लोग इनके अगेंस्ट होंगे। आपने देख लिया इन्हीं वीडियोस के थ्रू कि लोग इनका विश्वास नहीं कर रहे हैं। जाहिर है कि जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो हजाराज हो, चाहे वो वॉरलॉर्ड्स हो, बीच में इनकी बंतर बांट होगी जब पावर के लिए, तब भी आपस में लड़ाई होने वाली। तो ये एक स्टेबल गवर्नमेंट ये भी नहीं हो, तो इनमें अभी चाहे बराबर कुछ भी बोले, लेकिन सवाल ये है कि हमें उनके ऊपर भी उतना भरोसा नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आज भारत को अपना हाथ खींच के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर वो मांगते हैं हमसे, अगर वो मांगते हैं, तो उस हालत में हमें विचार करके ही वहां पर समावेश करना पड़ेगा। तो मेरे विचार से ये दोनों तरीके से, डिप्लोमेटिकली और बाकी तरीकों से भी, कूटनीति की तरफ से भी, ये एक कई चीजें उभर के सामने आ रही है। इसीलिए मैंने अभी कहा कि हमें तालिबान का बिहेवियर कुछ समय तक और देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां की स्थिति दिन पर दिन थोड़ी थोड़ी बदली होगी, और वो बदली होने के बावजूद हमें भी अपनी स्ट्रैटेजी उसी मुताबिक हालात को देखते हुए बनानी पड़ेगी। बिल्कुल सुधीर साहब, अभी जैसे थोड़ी देर पहले आप कह भी रहे थे, आपने कहा था कि देखिए वहां पर अमेरिकी सेना मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी नाक के नीचे ही जो पाकिस्तानी कमांडर थे बाकायदा आते थे और अपने जो एक पूरी गतिविधियां होती थी उसको सक्रिय भी रखते थे। तो ऐसे में अब चूंकि तालिबान को सपोर्ट है पाकिस्तान का, चीन का, और बाकी जो आपने जिक्र भी किया था बाकायदा तुर्की का भी, तो इस बाबत क्या हम ये मानकर नहीं चलेंगे कि अफगानिस्तान पर एक इनडायरेक्ट कंट्रोल पाकिस्तान का भी है? और ऐसे में अभी जिस तरीके से अस्थाना जी कह रहे थे कि कमजोर गवर्नमेंट के साथ, जो कि अस्थायी तौर पे देखी जा सकती है, उसके साथ डील किया गया, एक बड़ा निवेश किया गया, और ये जो तालिबान की गवर्नमेंट होगी ये भी पूरी तरीके से मजबूत नहीं होगी, और खासतौर पे तब जब एक तरह से इनडायरेक्ट कंट्रोल पाकिस्तान का है, तो क्या फिर एक डील करना सही रहेगा क्या भारत के लिए? नहीं, आपने सही कहा कि हमने निवेश किया अफगानिस्तान में जब उसकी वहां सरकार अस्थायी स्वरूप की थी और पाकिस्तान का काफी वहां इंटरफेरेंस था।
अब तो पाकिस्तान का वहाँ बहुत डायरेक्टली इंटरफेरेंस रहेगा, पाकिस्तान तो कंट्रोल भी करते रहेंगे करीब। इस हालात में अभी हमें निवेश करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये हो सकता है कि तालिबान हमें कह सकते हैं कि देखिए, जब जहाँ तक ह्यूमैनिटेरियन और सोशल कॉज के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप करिए, हमें कोई इतराज नहीं है। जहाँ तक मिलिट्री सपोर्ट आप नहीं दे रहे हैं तो हमें कुछ उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। अब ये हमको बड़ा सोचना पड़ेगा। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज की तारीख में पाकिस्तान भी चीन के ऊपर काफी हद तक निर्भर है, और चीन ने तो कल ही दिखा दिया है कि वो तालिबान को रिकग्नाइज करना चाहते हैं। एक महीना पहले तालिबान का बड़ा डेलीगेशन बीजिंग गया था, वहाँ उनके विदेश मंत्री से बात हुई थी। तो तालिबान ने और चीन ने एक दूसरे के साथ अपने संबंध तो पहले से शुरू किए हैं। अब चीन का तालिबान पर क्या असर पड़ता है, और तालिबान चीन की पूरी जो डिमांड जो हैं वो मानेंगे क्या, उसमें पाकिस्तान का क्या सपोर्ट रहेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में चीन का एक प्रॉक्सी बन के रहेगा क्या, अफगानिस्तान के जो तालिबान के जो पहले जो संबंध है पाकिस्तान की, उनके वजह से तालिबान उनको ज़्यादा सबऑर्डिनेट रहेगा। ये सब चीजें हमें देख के ही हमारी नीति बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, आगे की नीति इन्हीं सब परिस्थितियों को देखने और पहले जो नॉर्दर्न अलायंस था, जिसके बारे में अभी जनरल साहब ने भी जिक्र किया, वो हजारा और दूसरी जो उज़्बेक और जो नॉन पख्तून थे, उनके साथ तो 20 साल पहले जो नॉर्दर्न अलायंस बना था, मसूद जनरल मसूद जो थे नॉर्दर्न अलायंस के, तो वो जमाना बदल गया है। वो अभी बात वो नहीं रहेगी, क्योंकि हालांकि अफगानिस्तान में अभी भी एक किस्म का सिविल वॉर हो सकता है, क्योंकि दूसरे जो लोग हैं हजारा, शियाज और जो उज़्बेक, ताजिक, वो पख्तूनों का वर्चस्व नहीं मानेंगे। मगर कहाँ तक लड़ाई होगी, कहाँ तक वहाँ शांति होगी, ये बिल्कुल, और टिकेगी कितनी, बिल्कुल मुश्किल है। ये जरा मुश्किल है। चलिए, आज जरा मुश्किल है कहना, अभी जरा इसलिए आई थिंक वील हैव टू वेट एंड सी एंड देन डिवाइस आवर पॉलिसी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर देखना होगा कि अभी अफगानिस्तान में तालिबान की जो स्थिति है उस बाबत किस तरीके का उनका रवैया रहता है और खासतौर पर व्यवहार कैसा रहता है, उसके बाद ही भारत अपनी स्ट्रेटजी भारत को बनानी चाहिए, ऐसे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का मानना है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़ रहिए पिन के साथ।